चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम आज प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस वर्क भाग 1 लेकर आए हैं, जिसमें आपको लगभग 70 प्रश्न रहेंगे जो सभी परीक्षाओं में या अर्थात शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, जैसे आपका TGT PGT हुआ यूपी का, या UGC नेट हुआ, या दिल्ली शिक्षक भर्ती हुई, या राजस्थान शिक्षक भर्ती, या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसको आप पढ़िए। ये लगभग जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसी को दिया जा रहा है। ठीक, तो इसी क्रम में हम कई भाग इसके प्रैक्टिस सेट जारी करेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपकी जो समस्याएं रहती हैं वो दूर हो जाती, कंफ्यूज आपका नहीं रहेगा। ठीक, तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्योमकेश दरवेश, ये महत्वपूर्ण रचना है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई है, अर्थात उनकी जीवनी है। के लिए किस लेखक को वर्ष 2013 का 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो किसको? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। अब यहाँ प्रश्न बनेगा, व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो किसकी? विश्वनाथ त्रिपाठी। इस पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2013 में। कौन सा? 22वां। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा प्रश्न है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। यह कथन है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। कथन किसका है? तो आपको बताना है यह कथन किसका है। तो ये किसका है? डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कथन है। फिर तीसरा है, पेनी रीडिंग क्लब, इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में कहाँ पे? वाराणसी में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? क्यों ये पूछा है, किसने की थी? आप जानिए, पेनी रीडिंग क्लब कहाँ पे स्थापना हुई थी? वाराणसी में। कब? 1873 में। और किसने किया था? तो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो वहीं के रहने वाले थे। इसी आधार पर ये पेनी रीडिंग क्लब वहीं पर स्थापना हुई। फिर चौथा है, लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन है? तो चौथा क्या हो जाएगा आपका? सी, लाला भगवान दीन लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे। ठीक, फिर आगे देखें। पांचवा प्रश्न, वेदना में एक शक्ति होती है, ये कथन है। वेदना में एक शक्ति होती है, किस उपन्यास का कथन है? अर्थात ये किस उपन्यास में ये कहा गया है? तो किस में कहा गया है? 5 का सी, शेखर एक जीवनी। ये बहुत चर्चित रचना है, यानी ये उपन्यास है, इसको आप पढ़िए। ठीक, निम्न में व्यंग्य निबंधकार नहीं है। व्यंग, जिन्होंने व्यंग लिखा है उसमें निबंध जिसने लिखा, व्यंग में जो निबंध लिखे हैं इसमें पूछा कि नहीं है। इसको ध्यान दीजिए। यहाँ भी अक्सर लोग गलती करते हैं कि देखें कि निम्न में व्यंग निबंधकार हैं, समझ लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ गलती होती है। तो कौन नहीं है? 6 का सी, श्री राम परिहार। सुदर्शन मजीठिया ये भी हैं, गोपाल चतुर्वेदी ये भी, ज्ञान चतुर्वेदी ये सब है, लेकिन श्री राम परिहार नहीं है। ठीक, अब 7वां देखें, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? तो 7 का हम देखेंगे बी, हनुस। यह चर्चित रचना है, अर्थात नाटक है, इसको याद रखिएगा। हनुस भीष्म साहनी का नाटक है। 8वां,
बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। कथन है बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। कथन किस आलोचक का है? तो आपको बताना है कि कथन किस आलोचक का है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी। फिर 9 है नंददास की रास पंचाध्यायी। ये चर्चित रचना है रास पंचाध्यायी। चर्चित इस आधार पे है, इसमें पूछे किस छंद में लिखा गया है। इसलिए प्रश्न बनता है कि कोई भी रचना हो, अगर वह परंपरा से हट कर रहती है तो वह वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो एक इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद में यह रचित है। रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की। फिर 10 है बसन देव हूँ ब्रज में हमें, बसन देव हूँ ब्रजराज। इसमें क्या पूछा है? अलंकार कौन सा है? तो बताइए। बसन देव ब्रज में हमें, बसन देव ब्रजराज। तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक, अलंकार हम इसके पहले पढ़ाए हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 11 क्षण भर रहा उजाला में निम्न पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? अब काव्य दोष पूछा है। ठीक, क्षण भर रहा उजाला में कौन सा काव्य दोष होगा? तो कौन सा होगा? इसमें आ जाएगा आपका बी, च्युत संस्कृत दोष। ठीक, फिर 12 है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? कौन सा? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना किस काव्य धारा में मिलती है? उस धारा को कहा जाता है। अब जो धाराएं बटी है, प्रगतिवाद, प्रयोग, कविता, जनवादी कविता, ये सब बटी हैं। तो मार्क्सवादी चेतना किसमें विकसित थी उसको आप बताइए। तो किसमें? प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद एक मार्क्सवादी चेतना पर आधारित थी। 13 है दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ये प्रश्न अच्छा है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो कौन सी रचना है? 13 का आपका बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। यह पितामह भीष्म और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, उसी के आधार पर, उसी के नाम पर ही कुरुक्षेत्र रखा था। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? आप देखिए, नाटक, आप ये मत समझिए कि नाटक लिखा है तो नाटक ही होगा। अब इसमें पूछ लिया कौन सी विधा है, उपन्यास है कि नाटक है कि निबंध है, कविता है। तो इसमें आप बताइए क्या होगा? 14 का डी, डी ये क्या हो गया? कविता। ठीक, फिर आगे देखें। अब देखिए 15 केदारनाथ सिंह, कवि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? अब क्या पूछ लिया? केदारनाथ सिंह किस सप्तक, तार सप्तक किसने जारी किया था? अज्ञेय ने। अज्ञेय ने तार सप्तक प्रथम, द्वितीय, इस तरह तार सप्तक इन्होंने निकाला था कि एक सप्तक में, जैसे प्रथम सप्तक में जो था 7 कवि थे, उसी तरह दूसरे में 7 कवि। ठीक, तो वही पूछा है कि केदारनाथ किस तार सप्तक के कवि हैं। तो अब बताइए किस तार सप्तक के कवि हैं? केदारनाथ तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक, कुंवर केदार की विजय कीर्ति मदन सर्वेश के प्रयाग में। इस तरह आप सूत्र बना के याद करिए। 16 अब आ जाइए। छायावाद को स्थापित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य। अब यहाँ देखिए, छायावाद को स्थापित करने वाला अर्थात छायावाद को प्रकाश में लाने वाला, अर्थात इस तरह कह लें छायावाद का विकास जो हुआ है वो प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें 16 का क्या हो जाएगा? बी, अर्थात कामायनी।
कामायनी एक चर्चित रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक, अब 17 देखें। आचार्य भिखारी दास की रचना कौन सी है? कौन सी है? ठीक, कौन सी है केवल पूछ रहा है। एक रचना है इसमें, जो आप बताइए 17 का कौन सा है? बी, काव्य निर्णय। बी, काव्य निर्णय भिखारी दास की है। फिर 18 है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? इसके पहले हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, आप वहाँ से देख लीजिए प्रतीक के रूप में, क्योंकि पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य था, तो इसलिए इसमें सब प्रतीकों के रूप में ही दर्शाया गया है। तो रत्नसेन पूछा है किसका प्रतीक था, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 का? ए, मन। मन कौन है? रत्नसेन। ठीक। 19, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि, ये आदिकाल के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसमें कौन नहीं है? केवल नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें कौन नहीं है? तो आपका 19 का बी हो जाएगा। कौन नहीं है? हेमचंद्र। ये 8वीं शताब्दी के नहीं है, लगभग 11 या 12वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक। फिर 20 देखिए, अज्ञेय की कविता असाध्य बीड़ा चर्चित रचना है, ये बहुत अच्छी कविता है। में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अब विशेषता पूछा है। असाध्य बीड़ा एक थी जिसको बजाने के लिए कैम्बेलिन था, वह इस बीड़ा को बजाया था, उसी पर आधारित है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं थी, तो 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का आपका डी, नहीं है पूछा है। ठीक। नाटकीयता है इसमें, अहम का विलय भी है, सृजन प्रक्रिया के रहस्य की प्रवृत्ति भी है, बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता, यही नहीं है। ठीक, ये सही है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह, जिसे छोटा अज्ञेय भी कहा जाता है, तो किसे? शमशेर बहादुर सिंह की। इनकी कौन सी रचना है पूछा है, तो 21 का आपका क्या हो जाएगा? डी। डी, एक पीली शाम, शमशेर बहादुर की। ठीक, आगे देखें। 22, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती जो कहानी प्रथम मानी जाती है, उसके लेखक कौन है? 22 का क्या हो जाएगा? बी, किशोरीलाल गोस्वामी। 22 का आपका बी। फिर अब 23 देखें। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? उसने कहा था एक कहानी चर्चित है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो इसमें चर्चित पात्र कौन था? लहना सिंह। ठीक, ये सबसे प्रसिद्ध पात्र इसमें का है, उसने कहा था का। फिर 24 है। अब देखिए, अब इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं मिलान के लिए, इससे आपको कई प्रश्न का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। अब कई रचनाएं पूछ लेता है इसमें, अब वैसे है तो केवल एक रचना पूछेगा, उसका पूछना बताना पड़ेगा कौन है, लेकिन इसमें 4-4, 5-5 रचनाएं दे देगा कि कौन किसकी रचना है। ठीक, अब मिलाइए। यही सच है किसकी है बताइए? मन्नू भंडारी। ठीक। परिंदे, निर्मल वर्मा। फिर फूलों का कुर्ता किसका है? यशपाल। फिर जिंदगी और जो किसकी है? अमरकांत की। राजकमल चौधरी की कोई नहीं है। ठीक, तो ए हो गया 4 का मिलान। तो इसमें आप देखिए, यही सच है कि 3, ए का 3 कौन मिल रहा है? सी, इसी से पकड़ में आ जाएगा। और वैसे कई लास्ट में पकड़ में आता है, लेकिन यहाँ पहले ही पकड़ में आ गया। ठीक। फिर 25, आधा गांव उपन्यास है, अर्थात आधा गांव उपन्यास है या किसकी रचना है, अर्थात किसका उपन्यास है
किसके द्वारा लिखा गया है, तो 25 का आपका क्या हो जाएगा, सी, राही मासूम रजा। ठीक, फिर आगे 26 आपका बंटी, यह चर्चित उपन्यास है। आपका बंटी किस लेखिका की है? यहाँ लेखिका, आपका बंटी एक लेखिका है, उन्होंने इस को लिखा है, तो कौन है? आपका हो जाएगा 26 का, बताइए, 26 का डी, मन्नू भंडारी का ये आपका बंटी उपन्यास है। ठीक, फिर आगे आप देखें 27 में देखिए, चाक एक उपन्यास है, यह किसका है, किस लेखिका का है? इसमें बताइए, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। चाक ये भी एक चर्चित रचना है, चाक। तो 27 का आपका किसका हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक, फिर 28 देखिए, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, यानी जो प्रकाशित रचनाएं हुई हैं इनकी प्रेमचंद की, उसका कालक्रम पूछा है, किस क्रम में रखी गई है, तो कौन सा इसमें सही है। अब देखिए, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। अब बताइए 28 का अब क्या हो जाएगा आपका, बी। सबसे पहले सेवा सदन, फिर वरदान, फिर रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा, इस तरह क्रम है। फिर 29 देखिए, निम्न में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। इसमें नाटक पूछा है कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक है, तो आप बताइए 29 का क्या हो जाएगा, डी, लहरों के राजहंस, यह मोहन राकेश का है। आपको पूरा समय दे रहे हैं ताकि आप भी बताते चलिए कि आपका कंफ्यूज कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, कौन आप सही कर रहे हैं। ठीक, अब 30 नंबर देखें, कौन से कृत मोहन राकेश की नहीं है। यहाँ मोहन राकेश की कौन सी है पूछा है, और इसमें क्या पूछ रहा है, मोहन राकेश की नहीं है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, आषाढ़ का एक दिन इनका है, लहरों के राजहंस ये भी है, और आधे अधूरे भी है, कन्यादान इनका नहीं है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, कन्यादान। फिर 31 देखें, 31 में आ जाएगा लहरों के राजहंस नाटक, वो जो तीनों इनके नाटक हैं, ठीक, तीनों इनके चर्चित नाटक हैं। तो इसमें देखें, लहरों के राजहंस नाटक के उपजीव्य ग्रंथ सौंदरानंद के रचयिता हैं। लहरों के राजहंस जो नाटक लिखा गया है वो किस पर आधारित है, सौंदरानंद। तो अब सौंदरानंद के रचयिता को पूछ रहा है, तो किसने लिखा है सौंदरानंद, तो कौन हो जाएंगे 31 का, बताइए, सी, अश्वघोष। सौंदरानंद किसकी है, अश्वघोष, संस्कृत कवि। अब देखिए 32, ताजमहल का टेंडर नया नाटक है, किसका नाटक है, अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। तो आप किसका बताइए, तो इसमें किसका हो जाएगा, अजय शुक्ला। किसका है, ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का है। ठीक, फिर 33, जूठन किस उपन्यास की आत्मकथा। ठीक, आत्मकथा पूछ रहा है, कौन सी रचना, जूठन, तो किसकी है इसमें, बताइए। 33 का क्या हो जाएगा, बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्यकार हैं। अब 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कौन सा इसमें गलत है, उसको आपको बताना है। तिरस्कृत मोहनदास नैमिष राय, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान,
जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हद से रमणिका गुप्ता। तो इसमें कौन सा गलत है, किसकी रचना कौन सी नहीं है? तो किसकी नहीं है? तिरस्कृत, ये मोहनदास नैमिषारण्य की नहीं है। ठीक, यह असंगत है। 34 का ये सही हो जाएगा। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके पहले देखिए हद से रमणिका गुप्ता की है। अब देखें 35 धर्मयुग पत्रिका, यहाँ पत्रिका पूछ रहा है कि यशस्वी संपादक यानी धर्मयुग के संस्थापक कौन थे? 35 का आपका क्या हो जाएगा? कौन थे? डी, धर्मवीर भारती। अब यशस्वी पूछ लिया तो इसका मतलब अच्छे कवि होंगे, इसी आधार पे भी आप पकड़ सकते हैं। तो धर्मयुग, इस आधार पे भी देखिए धर्म वीर हैं, धर्मवीर, यहाँ धर्मयुग, धर्म से पकड़िए, धर्मयुग किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक, इस तरह ट्रिक बना के पढ़िए। फिर 36 देखें, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका। जयशंकर किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपको बताना है। तो किसके थे? 36 का बी, हिंदू पत्रिका के संपादक थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है कौन सी पत्रिका किसके संपादक थे, अर्थात किस पत्रिका के कौन संपादक थे, इसको आपको सुमेलित करना है। तो 37 का आपका क्या हो जाएगा? चलिए मिलान करते हैं। पहल के संपादक ज्ञान रंजन, पहल के, और वसुधा के संपादक कौन थे? कमला प्रसाद, वसुधा के। तद्भव के संपादक अखिलेश, कथाक्रम के शैलेंद्र सागर। ठीक, इस तरह हो गया। तो ए का 3, ठीक, यहाँ भी मिल रहा है, बी में भी और डी में। फिर आइए वसुधा का कमला प्रसाद, और बी का क्या हो जाएगा? एक, बी का एक, दोनों में मिल रहा है, बी में भी और डी में भी। फिर सी तद्भव के संपादक अखिलेश। अब देखिए सी का IV, ठीक, 4, और यहाँ बदल गया। ठीक, तो इस आधार पर बी सही हो जाएगा। इस तरह मिलान करिए। फिर आगे देखें 38 सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक। सुमित्रानंदन पंत एक रचना है। ठीक, इस ग्रंथ के लेखक पूछ रहा है, तो किसने लिखा है? तो आपका 38 हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ की रचना की। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक, फिर आगे 39 देखें। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है। शुद्ध कविता की खोज आपका हो जाएगा दिनकर। ठीक, शुद्ध कविता की खोज किसने लिखी? दिनकर ने। फिर आत्मने पद, ये किसकी है? अज्ञेय की। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर, आत्मने पद अज्ञेय की। तो इसमें ए का 4 कहीं है, तो ये डी मिल रहा है, ये डी। ठीक, ए का 4। फिर हमने देखा था आत्मने पद अज्ञेय की है। ठीक, अज्ञेय। फिर आगे एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? सी का 2 किसकी है? मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, डी का आपका तीसरा कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी।
ठीक, इस तरह मिलाइए, 1 2 मिलाइए, अगर मिल रहा है, अगर 2 जगह मिल रहा है फिर आगे मिलाइए, इस तरह से। अब देखिए, निषाद बांसुरी की रचना की विधा है। विधा पूछ रहा है, किस विधा की ये रचना है, अर्थात ये कहानी है कि संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि ललित निबंध है। तो इसमें आपको बताना है क्या है ये। निषाद बांसुरी निबंध है, ठीक, ललित निबंध है, ये आ जाएगा निषाद बांसुरी। फिर 41, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। अब आप वैसे भी जान जाएंगे कौन ललित निबंधकार नहीं है, तो कौन नहीं है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये नहीं है। बाकी हजारी प्रसाद भी है, कुबेरनाथ राय भी है, विद्यानिवास मिश्र भी है, ठीक। तो ये 41। 42, वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचयिता हैं। तो ये किसकी रचना है, वंदे वाणी विनायकों। तो 42 का आपका हो जाएगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्हीं की रचना वंदे वाणी विनायकों है। फिर 43 के घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के, यानी यात्रा वृत्त के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी यात्रा वृत्त है, तो घुमक्कड़ शास्त्र यानी जो सबसे अधिक घूमता था वही, उसी की रचना हो सकती है। तो इसमें कौन घूमते थे, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक, इन्हीं की ये घुमक्कड़ शास्त्र रचना है। 43 का आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक। अब 44 देखें, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में ओ ही साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे, किस कवि की रचना है। अब देखिए, आपको एक कविता दे दिया, आप पूछ लिया कि किस कवि की ये रचना है, तो आपको बताना है किसकी रचना है यह। तो 44 का आपका क्या हो जाएगा, सी, कबीरदास, ठीक। इस तरह की रचनाएं कबीरदास ही करते थे। 45, लोगन कवित्व की वो खेल कवि जानो है। एक पूछा है कि यह किस पंक्ति की, यानी पंक्ति के रचयिता कौन है, तो कौन है इसमें, आपका हो जाएगा 45 का सी, ठाकुरदास, ठीक, ठाकुर की है। 46, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए, अर्थात काव्य पंक्तियां दे दिया है, आप इनको सुमेलित करिए, किस कवि की कौन सी पंक्ति है। तो इसमें बताना है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, किसकी, निराला की, ठीक। फिर सया सैकत पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, बी, आपका बी का क्या हो जाएगा, ए, सुमित्रानंदन पंत, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा से है। फिर शशि मुख पर घूंघट डाले, तो डी का आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो इस तरह आपका कौन सा हो गया, ए का 3, ए का 3, अर्थात ए हो गया डी, आपका डी सही हो गया, ठीक। अब 47 देखिए, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधना है, ये कथन है, ठीक। यह कथन किस वाद से है, यानी प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद, किससे यह संबंधित है, अर्थात प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधना है, किसमें यह साधना माना गया है। तो 47 का आपका हो जाएगा डी, प्रयोगवाद, उसी में यह कहा गया है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधना है।
फिर हम देखें 48, कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कमलेश्वर तो किस पर इन्हें मिला? 48 का आपका क्या हो जाएगा? सी। कितने? पाकिस्तान पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक। फिर 49, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बृहत्त्रयी यानी 3 रचनाएं इसमें है। यहाँ देखिए, इसको याद करिए कि सुन। ठीक। यहाँ आ जाएगा की से किरातार्जुनीयम, सु से शिशुपाल वध, न से नैषधि चरितम। तो इसमें 3 आ जाएंगे। कौन है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरितम। तो इसमें बृहत्त्रयी नहीं है, तो कौन नहीं है? रघुवंशम। ठीक, ये नहीं है। तो आपका 48 का डी हो जाएगा। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? समास की अधिकता ओज कहलाती है, कथन किसका है? तो 50 का आपका क्या हो जाएगा? बी। बामन। बामन ने कहा कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। फिर 51 देखिए, रीत को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य। रीत को काव्य की आत्मा किसने कहा है? यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो किसने कहा है कि रीत? वामन। वामन ने रीत को काव्य की आत्मा माना है। वामन अर्थात बी सही हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं? ये 52 का आपका बी हो जाएगा। 52 का बी लल्लू लाल, इन्हें प्रथम गद्यकार माना जाता है। अब 53 देखें, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो इसमें देखें तो कौन सा ऐसा उनका कृति थी, अर्थात प्रेमचंद की जो शासन के विरुद्ध थी, अर्थात भारतीयता पर थी, वो अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध थी। इस आधार पर कह लें कि जो अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध थी वह कौन सा उपन्यास था? तो उसमें कौन था? सोजे वतन। इसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था। फिर 54 है, संपत शास्त्र के लेखक। यह संपत शास्त्र एक रचना है, इसके लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर ही द्विवेदी काल चला था। फिर एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो 55 का आपका क्या हो जाएगा? बी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता था, अर्थात उनका उपनाम था। फिर 56 देखें, 56 द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? अब देखिए, इसके पहले हमने बताया ना द्विवेदी युग, तो किसके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा। ठीक। फिर 57 संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? ये संवत है, अगर इसमें में बनाना है तो 1050 में 57 घटाना पड़ता है। ठीक, तब ईस्वी जाके बनता है। तो इस संवत में किसने काल विभाजन किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो उन्हीं ने ही वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक, तो 57 का आपका क्या हो जाएगा? बी। फिर 58 देखें, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? 19वीं शताब्दी से अब तक जो लिखा गया है हिंदी साहित्य में, उसे किस नाम या किस काल के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका 58 का क्या हो जाएगा?
आधुनिक काल। ठीक, 19 से अब तक जो है आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर 59 हो जाएगा, इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे। अब देखिए यहाँ एक जो लेखक है वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बम भी बनाया था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया था। तो वह कौन था। आपका 59 का क्या हो जाएगा, ए, अज्ञे। ठीक, अब इनका देखिए, साही वात्स्यायन अज्ञे, तो इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इस नाम से इनके पूरा नाम इनका है। ठीक, फिर आप देखिए 60, यशपाल की रचनाओं में उपस्थित है, यानी यशपाल की जो रचनाएं थे उसमें क्या थी, क्या विशेषताएं थी। तो इसको देखें 60 का, प्रेम का उदात्त रूप, आम आदमी के अंधविश्वासों की सराहना, आम आदमी के सरोकार, रूढ़ियों का महिमा मंडन। तो इसमें क्या था, डी आपका सही हो जाएगा, आम आदमी के सरोकार। यशपाल की रचनाएं उन्हीं पर आधारित थीं। फिर 61, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने अर्थात किस आलोचक ने किया था। कौन सा प्रयोगवाद जो शब्द चला है उसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया, किस आलोचक। अब आलोचक दे दिया तो किसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम ही प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, फिर आगे 62 देखें, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। हिंदी में जो है लोक जागरण की अवधारणा जो चली है वह किस आलोचक की विचार है, यानी किसकी अवधारणा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 62 का, रामविलास शर्मा। लोक जागरण की अवधारणा किसकी है, रामविलास शर्मा की। तो आपका ए सही हो जाएगा। 63, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है। जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, तो आपका 63 का क्या हो जाएगा, सी, चेन्नई में। ठीक, तो उसका मुख्यालय चेन्नई में है इस समय। 64, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। अब देखिए जो खड़ी बोली चली है तो वह सबसे पहले किस पुस्तक में इसका प्रयोग हुआ। तो अब देखिए किस में है, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर और प्रेम सागर। ये सागर नाम दे दिया ताकि आप कंफ्यूज करें। तो किस में है, सुख सागर में। आपका 64 का हो जाएगा बी, सदा सुखलाल की सुख सागर। ठीक, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, यही लोग थे जो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 65, चूलिका किसका भेद है। चूलिका किसका भेद है, तो 65 का आपका हो जाएगा बी, प्राकृत का जो भेद है वह चूलिका है। फिर 66, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आपका 66 हो जाएगा, सोचिए, सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश के ही भाग अब जब देखेंगे बोलियां, उसमें हमने बताया था सौरसेनी के ही भाग हैं कितने, कौन कौन है। ठीक, उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस सौरसेनी के अंतर कौन कौन बोलियां आती हैं, इस तरह है। फिर 67 देखिए, मस्तीन सुखा डाहिबी, आसिम औरम थाहिबी, धी धी धुना नुप जाहिबी, फीकी फीना सत साहिबी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है। अब पूछा है किस भाषा की है ये पंक्तियाँ, तो इसमें मागधी, पैसाची, बांगरू, कौरवी,
तो आपको बताना है किस भाषा की है। तो 67 का आपका क्या हो जाएगा, पैसाची। ये नाम से ही चल रहा है, मस्तीन, सुखा, डाहिबी, इस तरह की पैसाची ही भाषा हो सकती है। 68, अब इसमें मिलान करना है, ठीक। 68 का तो मिलान करिए। हड़ौती कहाँ की है, राजस्थान की हड़ौती। बघेली कहाँ की है, मध्य प्रदेश, बघेलखंड। फिर गढ़वाली कहाँ की है, सी का उत्तराखंड। कन्नौजी उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, ठीक। इस तरह मिला सकते हैं। तो हड़ौती राजस्थान, ए का 3, ए का 3, बी और सी मिल रहे हैं। बघेली 4, बी का 4, बी का 4, यहाँ भी दोनों मिल रहे हैं। गढ़वाली उत्तराखंड, सी का 1, सी का 1 तो केवल सी में मिल रहा है, ठीक। यहाँ बदल गया। फिर कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश की है, डी का 4, डी का 2, डी का 2, तो इस आधार पर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखें, रोमांच किस प्रकार का अनुभव, अनुभव पूछ रहा है। विभाव, अनुभव, इसके पहले हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या है, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है, तो किस प्रकार का है, 69 का आपका सी हो जाएगा, ठीक। सात्विक अनुभव है। फिर 70 है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कौन है इसमें, 70 का आपका क्या हो जाएगा, बी। लक्षण व्यक्त हो रहा है, ठीक। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो हमने अभी ये कुल मिला के 70 प्रश्नों की श्रृंखला देखी, यानी पेपर नंबर 1, ठीक। इसमें सभी प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ग्रामर, साहित्य और जो संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आदि प्रश्नों पर हमने विचार किया। तो इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा दिए जाएंगे ताकि परीक्षा हाल में आपको कोई कठिनाई ना हो, आप सरलता से सभी प्रश्न हल कर सकें, ठीक, आप सफल हो सकें। तो चलिए अब हम अगली कड़ी में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।